हमारा इकोनॉमी ब्लैक मनी पर सस्टेनेबल है। तो ब्लैक मनी होना चाहिए सर, हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल ही ब्लैक मनी पर थी। 2004 में प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ, 6 में सीबीएसई के अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ, 7 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 11 में AIEEE, 11 में AIPMT, 12 में एम्स का, 14 में 10वीं और 12वीं के मैथ्स और इकोनॉमिक्स के पेपर, 2008 में प्री मेडिकल टेस्ट। राजस्थान में गहलोत जी के रहते 19 पेपर लीक हो गए। प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि काम कर रहे हैं गहलोत जी, लेकिन पेपर लीक हम नहीं रोक पा रहे हैं और हम इस पर काम करेंगे। तो पेपर लीक्स पहले माना ना, उनके मंत्रिमंडल रिजाइन किए थे ना। नहीं, हाँ, नहीं। पप्पू जी, आप पे एक आरोप लगता है कि आप निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन आप भाजपा पे हमला बोलते हैं, आप कांग्रेस पर हमला नहीं बोलते हैं। अभी केरल में भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पंजाब में लाठीचार्ज हुआ, लेकिन पप्पू यादव नहीं बोले। जब राम का श्रेय लिए तो चोरी का श्रेय कौन लेगा? वो तो कह रहे हैं कि पीएमओ से रिपोर्ट तलब की गई है, कार्रवाई की जाएगी सबके ऊपर। ये SIT करोगे? कर दो संसदीय कमेटी। पप्पू जी, वो कह रहे हैं कि जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे, उनको क्या ही हम राम मंदिर चोरी में। अब क्या किए? सारे जनरल डिब्बा खत्म कर दिए, बोगी नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने अमृत भारत ट्रेन शुरू की, वो पूरी जनरल। हमको तो समझ में नहीं आती, उसकी भाड़ा लेख करके देख लो सर। 200 रुपए है। कहाँ से? अमृत भारत, बिहार से दिल्ली, पटना से दिल्ली। मैं वही तो कह रहा हूँ, कैठू अमृत भारत बना है। कह रहे हैं कि हम 200 ट्रेन अभी तक खोल चुके हैं और कैठू अमृत भारत बना। और इसको समझिए कि जितने वंदे भारत की बात छोड़ दो, जितना जनरल डिब्बा था उसकी डिब्बा घटा दी गई सर। लेकिन महिला जर्नलिस्टों को भी उनके साथ भी बदतमीजी की गई। मैं तो क्या कह रहा हूँ, जब आप जर्नलिस्ट भगवान है क्या? नेता भगवान है नहीं क्या? तो महिला नहीं, महिला आकर के बक करेंगी। नहीं, ये तो फिर वो महिला आकर के गाली देंगी। नहीं, गाली किसी को सुनो नहीं ना, महिला आकर के गाली दे रही हैं, वो धक्का मुक्की हो रहा है, लेकिन उनके कपड़े भी फाड़े गए थे पप्पू जी, ये तो गलत है ना। समझ में नहीं आ रहा है, जर्नलिस्ट भगवान नहीं ना है। महिला तो कॉमन नहीं, उसकी डिग्निटी तो होनी चाहिए। कॉमन बच्चे, कॉमन की बात करता हूँ। अच्छा, मैं छात्रों की ही आवाज बन रहा हूँ और फिर मुझे ये हैकल किया जा रहा है, वो गलत नहीं है। नहीं, क्यों हैकल किया गया? सिर्फ खड़े होने पर। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। नहीं, मान ही नहीं सकता। तो भीड़ की कोई गलती नहीं होती। मतलब आपका ये कहना है कि उन लोगों ने जो भी किया वो सारी चीजें सही है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा कि सही और गलत है, लेकिन पुलिस वालों को भी बुरी तरीके से पीटा गया है संसद में। एक बात सुनो ना, सैनिक तो बॉर्डर पे मारे लिंचिंग करने की कोशिश की गई है। सैनिक तो बॉर्डर पे मारे ही जाते हैं। हम तो आए हैं। वो हमारे तो देश के सैनिक बच्चे को नहीं मारने हैं। वाले कौन होते हैं? सुनो ना, तो सर, अगर नेताओं के पेंशन और सैलरी हम बंद कर दें तो इस देश में कोई नेता बनेगा? नहीं सर, मेरा ये कहना है जैसे कि मान लीजिए सांसद हैं या विधायक हैं, उनका आवास बंद कर दें, उनका जो ट्रेवलिंग भत्ता दिया जाता है वो बंद कर दें, ये सारी चीजें, उनकी तनख्वाह बंद कर दें, तब आपको लगता है कि कोई आएगा पॉलिटिक्स? नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौहार्द द्विवेदी। आज हम एक बेहद ही खास शख्स के साथ मौजूद हैं, एक ऐसे शख्स जो बेहद बेबाक हैं। उन्हें एक दमदार नेता के तौर पर याद किया जाता है और एक ऐसे नेता हैं जो शायद उन चुनिंदा नेताओं के लिस्ट में होंगे जो निर्दलीय कई बार चुनाव लड़े और 6 बार जीतकर सदन के सदस्य के रूप में पार्लियामेंट पहुंचे। एक ऐसे नेता जिनकी छवि कई लोगों के लिए एक बाहुबली की है, तो कई लोगों के लिए वो मसीहा है। उनकी छवि एक रॉबिन हुड वाली है। कभी अपने शब्दों को वो तोड़ मरोड़ कर नहीं बोलते, हमेशा बेबाक अंदाज में सीधे तौर पर अपनी बात रखते हैं। अब तक शायद आप समझ गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे नेता भारत में बहुत कम हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम इस वक्त बात कर रहे हैं बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस इंटरव्यू में। कैसे हैं सर? नमो बुद्धाय, नमस्कार। देश में कैसे रहा जाए? देश बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ, सभी तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी, अधिकार की आज़ादी, जीने की आज़ादी पर कत्ल हो जाए, छीना जाए, स्वतंत्रता खत्म किया जाए। लोग जीना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, लोग अपने तरीके से रहना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। 12 साल की सत्ता और हमारी व्यवस्था चाहती है कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह,
सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, जो एक बड़ा सपना देखे थे आज़ादी की, इकोनॉमिकल फ्रीडम की, एजुकेशनल फ्रीडम की, नो कास्ट, नो क्रीड, नो नफरत, सिर्फ मोहब्बत, संविधान से देश चले, संविधान सबके लिए समान हो, लोकतंत्र में सभी जाति धर्म वर्गों को समान न्याय मिले और बेसिक जो गरीबी थी उसको ख़त्म किया जाए, एजुकेशन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इकोनॉमी का डिसेंट्रलाइजेशन हो, अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम, अर्थ हमेशा अनर्थ को पैदा करती है जब वो एक जगह रुक जाता है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े साजिश के तहत हमारी इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहा, कभी पश्चात सभ्यता में आके हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहा कुछ लोगों ने, कुछ विचारों ने, कुछ व्यवस्थाओं ने, कभी मुग़ल, कभी बाबर, कभी कोई। आज हमारे ही देश में सब जन्म ले लिया। तो आप हमसे पूछते हैं कैसे हैं, कैसे होंगे जब लोगों के जेब में इकोनॉमी नहीं रहेगी, जब हमारी बेटी के कपड़े फाड़े जाएंगे, जब मणिपुर की बेटियां कैद हो जाएगी, माँ कैद हो जाएगी, अपने ही देश में संविधान और कानून उसके लिए खत्म हो जाएगा, जब उत्तराखंड में अंकिता न्याय के लिए चिल्लाती रहेगी और उसको राजनीतिज्ञों के द्वारा मार दिया जाएगा, हम अपने ही देश में हमारी बेटी की इंटरनल पार्ट पर पीटे जाएं, हमारी बेटी सामूहिक बलात्कार का हिस्सा हो जाए, हमारे बच्चे को धर्म और मजहब की अफीम में जहर में फैला करके उनकी सारी तरह की फ्रीडम खत्म कर दी जाए, जाति धर्म, तो अब कैसे लगता है कैसे होंगे। इसलिए हमें नहीं लगता कि इस कंट्री में मिडिल क्लास, आम लोग, किसान, गरीब लोग, जनरल क्लास, आज सब परेशान है। बाबू जी, आपने इससे बात शुरू हुई की तो मैं उसी सवाल पर सीधा आता हूँ। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा। इसके अलग अलग पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी राजनीतिक सुविधाओं के हिसाब से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। पप्पू यादव उन घटनाओं को कैसे देखते हैं? पप्पू यादव के मुताबिक जो कुछ हुआ 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसके लिए जिम्मेदारी किसको लेनी होगी? नहीं, एक बात समझिए, कोई भी बड़ा आंदोलन या गुस्सा, जन आक्रोश कब होता है? 14 में एक सरकार बनी, इसके पहले एक आंदोलन हुआ था जो प्रायोजित था, सबको पता चल गया। एक सरकार बनी, जो सरकार खत्म हो गई, उस आंदोलन का हिस्सा था। निर्भया से लेकर के कई भ्रष्टाचार के मुद्दे आए, 2G, 3G, कोयला, सुप्रीम कोर्ट ने सब में बड़ी कर दिया और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व किए गए थे सब के सब बड़ी हो गए। एक भी पॉलिटिकल सिस्टम पार्टी नहीं रही और उस नाम पर एक बड़ा नया में 2014 में सोशल मीडिया का परिवेश था और सोशल मीडिया को स्टूल बना के बड़े अच्छे तरीके से परोसा गया। उसके बाद 2014 में एक सरकार आई जिन्होंने कई तरह के सपने दिखाए। उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, छू मंतर कर देंगे, हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, छू मंतर कर देंगे, हम चाइना को ख़त्म कर देंगे, हम ज़मीन छीन लेंगे, हम कश्मीर अधिपत ज़मीन ले लेंगे, हम चाइना से कब्जे वाली ज़मीन ले लेंगे, हम 15 लाख रुपया देंगे, हम ब्लैक मनी ख़त्म कर देंगे, हम जाली नोट ख़त्म कर देंगे, हम स्विस बैंक से सारा पैसा भारत ले आएंगे, हम 15-15 लाख रुपया देंगे, हम किसान को दुनिया का सबसे बेहतरीन किसान बना देंगे, मालगुजारी ख़त्म कर देंगे, हम किसान को फ्रीडम देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। क्या क्या सपने नहीं दिखाए, क्या नहीं कहा। रुपया
हमारी रुपया की वैल्यू देश में गिर जाए तो समझना वो देश खत्म हो गया। और आज दुनिया की सबसे कमज़ोर रुपया पे हम हैं। 14 साल के अंदर दुनिया की आज़ादी में आज तक इतनी गिरावटें किसी रुपया की नहीं हुई होगी। डॉलर पे हम आश्रित है। क्या हुआ डॉलर का? क्या कहा जाता था? शेयर मार्केट गिरेगा। हमारी डॉलर की ये स्थिति होगी। हम आयात करेंगे, हम दुनिया से लेंगे, चाइना से लेंगे। आज पूरी दुनिया को गिरवी रख दी। अमेरिका 69 लाख करोड़ रुपया हमने अमेरिका से, हम बैंक से लोन ले लिए हैं। 69 लाख विलियन। हम कितने कर्ज ले लिए? गुलाम बचे हैं क्या? हमारी स्थिति अच्छी है क्या? आप जरा बताओ। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ गया? किसान आंदोलन की क्या हुआ? स्टार्टअप का क्या हुआ? स्किल का क्या हुआ? ब्लैक मनी आए, हजारों नौकरियां मिली। बाबू जी, सरकार कई आंकड़े गिनवाती है। वो कहते हैं कि हमने इंडिया को 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया, जहां कुछ आप पढ़े लिखे लोग हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है मेरा? दुनिया का सबसे निचले पुदान पे। को तो कहते हैं कि हमने 2014 से लेकर अभी तक 3x बढ़ाया है। मैं पर कैपिटा इनकम पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप कुछ और बात कर रहे हो। पर कैपिटा इनकम की बात है। तो भाई उसी को तो कह रहा हूँ। गूगल पे है 12,000 से लेकर के 18,000 तक। वो कह रहे हैं कि आज के रेट में भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो हमने कांग्रेस के ज़माने में। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आपकी? गूगल पे है, क्या दिक्कत है आपको पढ़ने में? कांग्रेस के रीजन में 1 लाख करोड़ रुपया, हमारा सिर्फ एक बजट है। कई लाख करोड़ रुपया का आज बजट है। जब नेहरू जी आए थे तो 1000 करोड़ का बजट था। नीट, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आईटी, आईएम, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, एमयू, एम्स, इसरो, डीपीआरओ, डीआरओ, बेल, गेल, सेल, क्रिप्को, नवोदय, सेंट्रल स्कूल, कस्तूरबा, जिला स्कूल। एक स्कूल का नाम बताओ जो इन्होंने कोई स्कूल लाया हो। इंदिरा आवास किसका? वृद्धा पेंशन किसका? निःशक्त पेंशन किसका? छात्रवृत्ति किसका? स्कॉलर किसका? ये कोई एक नाम बताओ इसका। कुछ भी एक नाम, कोई एक हॉस्पिटल का नाम बताओ जो ये लाया हो। आज भी वही एम्स दुनिया में नंबर 1 है जो नेहरू जी बनाए थे। ये तो कहते हैं कि हमने कांग्रेस से अधिक एम्स बनवाए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो समझो। पटना में डॉक्टर ही नहीं है जो इंदिरा गांधी ने, ये मनमोहन सिंह जी ने लाया था। राइट ऑफ फूड कौन लाया? राइट ऑफ हेल्थ कौन लाया? आरटीआई कौन लाया? मनरेगा कौन लाया? ये कंप्यूटर कौन लाया? राजीव गांधी। जब नेहरू जी वर्ल्ड को सपना दिखाए थे और भारत को कहां पहुंचाए थे, तब ये पैदा भी हुए थे क्या? जब बाबा साहब अंबेडकर ने सपना देखा था तब ये जानते भी थे क्या? कौन सी इनकी भूमिका है? सारे कारखाने बंद हो गए। सारे दुनिया के सारे कारखाने किसकी दी हुई है? टाटा, सिंदरी, इंदरी से वर्ल्ड, बम्बई, महाराष्ट्र किसकी बनाई हुई है? आरटीआई किसकी लाई हुई है? आंध्रा कौन बनाया था? तब ये जानते भी थे क्या? बीजेपी की सरकार भी बनी थी क्या? बेंगलोर कौन बनाया? आज दुनिया में हमारे बच्चे जो वर्ल्ड क्लास में जाते हैं कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला किसके समय में था? आप कोई घटना देखो ना भाई, इनको भी पूछो ना, इन्होंने क्या किया? नफरत, हिंदू मुसलमान, काला धन का क्या होगा? आप मनमोहन सिंह जी की कहां पर डॉलर बना के गए थे? तब पेट्रोल की कीमत क्या थी? आज पेट्रोल की कीमत कहां है? तब गैस की कीमत क्या थी? आज गैस की कीमत क्या है? पहले इन्होंने कहा 5 गैस देंगे, अब कह रहा 1 गैस देंगे, और वो भी कई गुना ज्यादा दाम में, और वो भी 2 किलो गैस कम।
भैया ये तो मुनाफाखोर और सूदखोरों का सरकार बना दिया। पर कैपिटा इनकम की स्थिति क्या होगी? पलायन कहां हो गया? सिवाय हिंदू मुसलमान के इसके पास शब्द क्या थे? जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, बांटो बांटो। इसने 12 सालों में 1960 में बुलेट ट्रेन जापान में बनी थी, और अब दुनिया में ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन। अब दुनिया में ट्रेन पटरी से ऊपर चलने लगे, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में। हम अभी एक पटरी के लिए तरस रहे हैं। सरकार की नंबर कहते हैं सर कि 2014 के पहले जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था रेलवे का, वो 24% के आसपास था। हमने 90%। हमको तो कुछ समझे में नहीं आता आप कहा। हमको लगता है आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। राजीव गांधी विद्युत परियोजना कब आई? आत्मनिर्भर विद्युत कब हुआ? एनटीपीसी कब बनी? आपको तो कुछ आता ही नहीं। वृद्धा पेंशन कौन दिया? किसान पेंशन कौन दिया? आज तो लोग चक्कर काट रहे हैं बच्चे। नीट्स कौन लाए? यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी कौन लाया? मनमोहन सिंह जी तक नीट्स का पेपर कभी लीक आउट नहीं हुआ। स्टेट वाइज हुआ कुछ स्टेट में, जैसे टीचर का, बेंगलोर में किसी और का, छत्तीसगढ़ में किसी और का। आप एजुकेशन सिस्टम को कहां पहुंचा दिए? सबका सब भगवाकरण। 1 लाख स्कूल बंद हो गया उत्तर प्रदेश में, सरकारी स्कूल। वो पूरे देश का आंकड़ा है सर। सर उत्तर प्रदेश में कम से कम अभी 40,000 के लगभग स्कूल बंद हुए हैं एक उत्तर प्रदेश में। सरकार कह रही है हमने मर्ज किया है। हमें सरकार क्या कह रही है? हम स्कूल बना रहे थे। कस्तूरबा लाई कौन? नवोदय लाया कौन? सेंट्रल स्कूल लाया कौन? जिला स्कूल लाया कौन? तुमने क्या लाया? वो कहते हैं हमने उसे बढ़ाया है। तुम्हें पूछ रहा हूं। हमने ज्यादा ना क्वालिटी ना क्वांटिटी। हमने ज्यादा एम्स बनाए, हमने ज्यादा आईआईटी। हमको तो समझ में नहीं आता आईटी के बारे में। इसको तो पता भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पर इसका बजट क्या है? 1,40,000 करोड़। और नीट्स का एग्जामिनेशन पर खर्च क्या है? 1,34,000 करोड़ एक एग्जाम पे। 6 करोड़ से 8 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं। 20 लाख बच्चा एग्जाम देता है नीट्स का। 1 लाख कुछ एमबीबीएस के लिए फाइनल होता है। उसके बाद वो भी नर्सिंग में या बीएमएस में। 35-42% मात्र एमबीबीएस में जाता है। ये क्या किए दंगा के अलावा? ये कहते हैं कि 2014 में 51,000 यूजी के सीट्स हैं एमबीबीएस में, हमने उसे बढ़ा के 1 लाख कर दिया। हमको तो समझ में नहीं आता। इनको इतना ज्ञान नहीं है, इतना मूर्ख है कि ये आदमी साढ़े 7,000 दवाई है, मात्र 365 दवाई पर एमआरपी है। सारी सरकारी दवाई बनाने वाली चीजें खत्म हो गई, सब गुजरात चला गया। सारी दवाई, और दवाइयां लगभग कई 100,000 गुना बढ़ गया। जन औषधि बर्बाद कर दिया इन्होंने। वो कहते हैं कि हमने जन औषधि केंद्र छोड़ के जेनेरिक दवाइयों के दाम जो है 85% तक कम कर दिए। हमको तो समझ में नहीं आता। इसका बेटा जन औषधि में लिया है किसी बीजेपी का बेटा? लेकिन सर उसमें से कुछ लोग आते हैं, यहाँ आ भी चुके हैं, जिन पत्रकारों का जिक्र आपने किया है। तो न्याय का मंदिर आपने भ्रमण भी करवाया है। तो करते ही रहते हैं। यह है तो न्याय का मंदिर। आइए। पप्पू जी, आपने एक बात कही कि 2014 के पहले एक प्रायोजित आंदोलन कराया गया था। अब वही आरोप सरकार जो है आप लोगों पे लगा रही है कि आप लोग भी जो है प्रायोजित आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग जानबूझ के छात्रों को भड़का रहे हैं। एक बात बोलो, ये देश का आंदोलन बन गया। 153 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुए। अरबों खरबों रुपया हम बर्बाद कर दिए। किसान आंदोलन में लगभग 1100 किसान मरे थे, और ये पैर पकड़ के रो करके माफ़ी मांगा था। राहुल गांधी जी ने कहा था तुमको झुकना पड़ेगा, ये भारत है। नोटबंदी में भी कहा था तुम्हें गलत है।
जीएसटी भी राहुल गांधी ने कहा था ये गलत है। हमेशा राहुल गांधी इनको आगाह किया है। आप भारत को नहीं जानते हो, ये भारत है। झुकने के बाद इन्होंने एमएसपी की बात की, लागू नहीं हुआ। कई गुना ज़्यादा जाली नोट रह गया। ब्लैक मनी जस का तस और बढ़ ही गया। ये 2-3 व्यापारी का ये घर इनका बन गया। और 153 दुनिया के इतिहास में पहलगाम, पुलवामा और तब से लेके कितने सैनिक, कितने बार भारत पे हमला हुआ। बस फर्क यही है कि गोदी मीडिया और सोशल मीडिया जो इसके पैसे के गुलाम बन चुके हैं, स्वतंत्र कुछ छोड़ के, वो लोग बाप नहीं किए। ये लोग को इतनी ताकत मिली। जब आंदोलन हुआ था अन्ना जी का, तो मनमोहन सिंह रेड कारपेट बिछा दिए थे और 5 बार मंत्रिमंडल के लोग मिलने गए थे, वार्ता किए। मनमोहन सिंह जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स थे, जिसने दुनिया के इकोनॉमिक को सस्टेनेबल बनाया, भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाया। आप अंदाजा कीजिए, उसको टर्की क्या क्या नहीं बोलते थे, गाली नहीं देते थे। सोनिया जी को क्या क्या गाली नहीं दी इन्होंने। और ये अंदाजा कीजिए आप, इनको 2G 3G सब में गाली देते थे। मनमोहन सिंह रिजाइन करो, कोई और नहीं। अब कौन रिजाइन करे? इसरो पर जाए तो चांद पर गया भारत का बेटा बेटी, श्रेय लेंगे मोदी। इसरो पर जाएंगे तो श्रेय लेंगे मोदी। दुनिया का कोई अच्छा काम होगा तो श्रेय मोदी। और जब नीट्स का पेपर और 153 बार पेपर लीक आउट हो तो बाबर, पाकिस्तान, नेहरू, मुगल। पप्पू जी, लेकिन इन 153 पेपर लीक्स में कई पेपर लीक्स तो उन राज्यों में भी हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। 153 पेपर इनके केंद्र। सर 2017 में नीट लीक हुआ था। 2017 में नीट का पेपर लीक हुआ था, 24 में हुआ, 26 में हुआ, उसके पहले 15 में हुआ था। सुनो ना, गिनती करा देता हूँ। कई बार रेलवे भर्ती बोर्ड, एक बार नहीं, कई बार बैंकिंग का तो परीक्षा खत्म हो रहा है। अब तो सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया। जो कुछ बचा, हिंदी सीसेट में हम लोग गोली खाए, लड़ाई लड़े यूपीएससी के बच्चों के लिए। आज तक बिहार का एसएससी एग्जाम नहीं हुआ, सबको इन्होंने केंद्रित कर दिया। कोई अच्छा आदमी नहीं है। मशीन थोड़े पेपर क्वेश्चन लीक आउट कर रहा है। भारत में हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? एक अच्छा आदमी क्यों नहीं है? जब नीयत हमारी अच्छी नहीं तो नीत कहाँ से अच्छी? कहाँ से दुनिया बदलेगी? क्या होगा? आप मुझे बताओ। पप्पू जी, एक लिस्ट में भी मेरे पास भी है, ये सरकार भी बता रही है, ये अवेलेबल भी हैं। 2004 में प्री मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक हुआ, 6 में सीबीएसई के अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ, 7 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 11 में AIEEE, 11 में AIPMT, 12 में एम्स का, 14 में 10वीं और 12वीं के मैथ्स और इकोनॉमिक्स के पेपर, 2008 में प्री मेडिकल टेस्ट। राजस्थान में गहलोत जी के रहते 19 पेपर लीक हो गए। प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि काम कर रहे हैं गहलोत जी, लेकिन पेपर लीक हम नहीं रोक पा रहे हैं और हम इस पर काम करेंगे। तो पेपर लीक्स पहले भी होते रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल रिजाइन किए थे ना? नहीं, हाँ, किसी का दिखने आया था? नहीं। राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, 3 स्टेट के एग्जामिनेशन लीक आउट हुए थे चीजों के। 3 स्टेट। तो प्रधान जी इनके तरह 153 बार 12 साल में नहीं हुआ। इनके तरह जब चीजें हुई तब सुधार आए, तब केंद्रीयकरण नहीं था। आज ये गुस्सा क्यों फूटी? ना तो आप वार्ता करना उचित समझे, आपको मतलब नहीं, आप विदेश भर बंद करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप SAR NRC सबको, पूरी संस्था को खरीदोगे और पूरी संस्था पूरे भारत के गरीबों के पैसे को लगा दोगे आप बंगाल में,
चुनाव लड़ने में 24 घंटा, ये 24 सेकेंड चुनाव लड़ने में रहते हैं, सिर्फ चुनाव, नो इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी कहां है? मक्का देंगे अमेरिका, मांस देंगे अमेरिका। वो तो कहते हैं कि हम फ्रजाइल 5 से निकाल के टॉप 5 में ले आए। हमें तो समझ में नहीं है, बार बार तो आप वही बात कर रहे हो, उस इकोनॉमी की बात कर रहे हो जो अदानी, अंबानी और कुछ लोगों की इकोनॉमी। भारत के 90% मिडिल क्लास, किसान, गरीब, आम आदमी की इकोनॉमी क्या है? जो गैस नहीं ले सकता, जो खेती नहीं कर सकता, जहां खाद नहीं है, जहां 80, 9, 10, 11 करने के लिए हमको कोटा जैसी शहर जाना पड़ता है, तब हम नीट का एग्जाम देते हैं, फिर क्वेश्चन आउट हो जाता है, एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, कैलेंडर नहीं है, नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया एक जगह चला जाता है। कोचिंग माफिया और नेताओं की चकाचौंध है, कोई लॉकर से क्वेश्चन नहीं निकालता, आदमी अच्छे नहीं है। और जब तक किसी भी देश में भाषा, क्षेत्र, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जाति का गंदा खेल होगा, वह देश 700 जन्म तरक्की नहीं कर सकता। पप्पू जी, आप पे एक आरोप लगता है कि आप निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन आप भाजपा पे हमला बोलते हैं, आप कांग्रेस पर हमला नहीं बोलते हैं। अभी केरल में भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पंजाब में लाठीचार्ज हुआ, लेकिन पप्पू यादव नहीं बोले। पंजाब में लाठीचार्ज? हाँ, अभी कुछ दिनों तो पंजाब में लाठीचार्ज हुआ तो कब नहीं बोलते हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव एसोसिएट मेंबर कांग्रेस के हैं। भाजपा पे हमला हम नहीं करते हैं, हम भाजपा सरकार की नीति पे बात करते हैं। हमें भाजपा पे हमला नहीं करना है, हमें किसी व्यक्ति पे हमला नहीं करना है। त्रेता युग के राम को आप मैंने लाया, त्रेता, द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम। आप कह रहे हो हमारा अलग है, लेकिन फिर भी मैं मान लिया। लेकिन त्रेता युग के राम को आप कैसे ला दो? उन्होंने हमने मंदिर बनाया। हमको तो समझ, तो कह रहा राम को हम ही लाए। एक पूरी दुनिया में जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जब मंदिर बनी थी, मंदिर, तब मस्जिद गुरुद्वारे नहीं थे धरती पर। तब किसी के बाप दादे, छरदादे पैदा हुए थे क्या? सनातन जब आया सदाशिव के पहले से, तो सनातन ने पूरी दुनिया को कल्याण की बात की, वसुधैव कुटुंब की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की, सार्वभौमिकता की बात की, सबको ले चलने में की बात की, प्रेम की बात की। नफरत की बात तो राम ने की नहीं, कृष्ण ने तो किया नहीं। गंधारी के श्राप के बावजूद भी धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहे। शिव ने जहर पीने के बाद भी किया, किसी ने नहीं किया। आज तक मेरे जितने देव हैं सबने मोहब्बत के रास्ते अपनाए, चाहे गुरु गोविंद हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, मोहम्मद हो, वाल्मीकि हो, संत रविदास हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी इष्ट हो, आप उठा के देखो। जिसको आप मानते हो, आप किसे मानते हैं? जिसको आप मानते हो ब्रह्मर्षि समाज के, तो सबसे बड़े हम सब के आराध कौन है? हाँ बताओ, उसका तो नाम ले लो। हम धर्म पर नहीं चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। नहीं, उसका नाम ले लो ना। नाम लेने में क्या, धर्म पे चर्चा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम यहाँ पे छात्रों के धर्म जीने का तरीका आप ही तो पूछ दिए। नहीं, मैं धर्म पे बात नहीं। मैंने आपने कहा कि राम की बात तो आपने की ना, तो इस देश के लगभग मंदिरों के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। लगभग साउथ के एक मंदिर 9 सालों से ताला नहीं खोली है, और अरबों खरबों रुपया चांदी सोना उसके कहाँ है पता नहीं है। पूरा ऑडिट करो। आरटीआई क्यों हटा दिया? ऑडिट क्यों हटा दिया? नृपेंद्र को चेयरमैन किसने बनाया? जब उद्घाटन आप किए, चप्पे चप्पे पर है तो सारी चीज़ें चोरी हुई 3000 करोड़ से ऊपर, तो इसका जवाब कौन देगा? क्यों चुप हो? जब राम का श्रेय लिए तो चोरी का श्रेय कौन लेगा? वो तो कह रहे हैं कि पीएमओ से रिपोर्ट तलब की गई है, कार्रवाई की जाएगी सबके ऊपर। भैया SIT करोगे?
कर दो संसदीय कमेटी, कर दो सुप्रीम कोर्ट के जज से न्याय। वो तो कह रहे हैं कि आरटीआई को किसने हटाया? वो तो कह रहे हैं भैया आरटीआई को किसने हटाया? वो क्या बोलेंगे? पप्पू जी, वो कह रहे हैं कि जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे, उनको क्या ही हम राम मंदिर। हमको तो समझ में नहीं आता है वो क्या बोलेंगे जिसको राम का पता नहीं। राम सीता की अग्नि परीक्षा दुनिया के लिए ले लिया था, और राम नफरत के खिलाफ नहीं, मोहब्बत के लिए गए थे। ये नफरत के बोली बोलने वाले राम के बारे में इनको क्या पता? जो जहर पी लिया संपूर्ण दुनिया के लिए, शिव के बारे में इन्हें क्या पता? जो अपनी पूरी सखा को मिटा दिया इंसानियत और धर्म की आस्था के लिए कृष्ण, उसके बारे में इसको क्या पता? जो जिस दिन सत्ता मिलनी थी उसने सत्ता छोड़ दी। ये तो सत्ता के लिए दुनिया को खत्म कर दिया। और जब चेयरमैन ये बने हैं, बनाए हैं, मेंबर ये बनाए हैं, कमिटी ये बनाई है, तो फिर चोरी किसने की? और एसआईटी क्या करेगा? ये आप मुझे बताओ। क्या होना चाहिए? न्यायाधीश सारी मंदिरों में। और ये पगला एक तो ढोंगी सारे अच्छे संत को इसने दबो दिया, और ये पर्ची निकालने वाले कुत्ता बिल्ली सबको बोला हमको सब पता था। तो पता था, बोला मरवा देगा, तो मरवा देगा, तो पर्ची निकालो कौन मार रहा है? अब ये धीरेन्द्र शास्त्री की बात, जो लोग पर्ची, वही तो मैं कह रहा हूं, इसको तो पाकिस्तान का पर्ची निकाल दीजिए, खत्म करें यहीं से। और जब चोरी हो रहा था तब इसको पता नहीं था। तो इसीलिए ये सिर्फ सनातन को बेचा, भगवान को बेचा, इसने इंसानियत को भगवान के नाम पर सौदा किया, और अपने दोस्तों को, पूरे देश के गरीब और आम आदमी, किसान और के जेब से पैसा निकाल करके इन्होंने 2-3 व्यक्ति को दे करके पूरे भारत को बेच दिया, गुलाम बना दिया। पप्पू जी, हम लौट कर 20 जुलाई वाले घटना पे आते हैं। आप किसको गलत मानते हैं? क्या छात्रों को उग्र प्रदर्शन करना चाहिए था, फिर क्या पुलिस को इस तरीके की लाठीचार्ज करनी? आप हमको 2 दिन में तो जुम्मा आप लोग को तो सब सोशल मीडिया वाले को हुआ है, जितना सोशल मीडिया है 14 में हम देखे हैं ना, हम ही ना लाए सब सोशल मीडिया को जानते हैं। आपने राजनीति के बहुत रंग देखे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते ही नहीं राजनीति के रंग देखते। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत देखा है 1991 से। सिर्फ सेवा, सिर्फ मदद, सिर्फ इंसानियत, कोई रंग नहीं जानते। मेरे पास एक रंग है, सारे गरीबों की दुनिया का आंसू पोंछना, मदद करना हर इंसान की, दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बार बार जो आप बोल रहे हो, ये आंदोलन कब हुआ? आंदोलन आए कब? आप गए, आप वार्ता किए। सोनम बागचू को तो आपने जेल में भेजा था, फिर आपने ही समझौता किया, आपने उस पर अस्पा की पसपा लगाया था, NSA लगा था, और उसके बाद आप ही नहीं हटाया। और सोनम बागचू जी यहाँ पर किसी विचारधारा को लेके आए, आप भी इसको सदन खोली, मंदिर मार्ग की बात आई, न्याय की मंदिर की, हम चलेंगे, आप वार्ता कर लेते, आप बताते, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लिए? आप एथेनॉल पर पूरी देश की गाड़ी बर्बाद कर दी हैं, आप सारे आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दिया। E20 हमारी गाड़ी ही नहीं है, E5 और 2 को छोड़ के, निर्णय आपकी है सारी कंपनी को बढ़ाने की। इस कंट्री के बाहर अल्टरनेट पेट्रोल लेने का, हमारे यहाँ कोई अल्टरनेट पेट्रोल लेने का नहीं है। आपने पहले कोई पॉलिसी नहीं बनाई, और बेनिफिट देने के लिए पूंजीपति को, गाड़ी वाले को आपने सब कर्म कर दिया, और आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी। जो सेविंग करके गाड़ी लेता है, वो गाड़ी नया लेते ही बर्बाद हो जाता है। आप उसमें भी ख़त्म कर दिए, फार्मर्स में भी ख़त्म कर दिए, MSP ख़त्म कर दिए, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा सोल गोदाम आपने कैपिटलिस्ट को दे दिया, आपने गांव का कोल्ड स्टोरेज ख़त्म कर दिया, आप बाजार समिति ख़त्म कर दिए, आप DAP गायब कर दिए, सब्सिडी देके खाद को आउट ऑफ मार्केट कर दिए। अब नैनो को कहते हैं आप लो। अब क्या किए? सारे जनरल डिब्बा खत्म कर दिए, बोगी नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने अमृत भारत ट्रेन शुरू की, वो पूरी हम तो समझ में नहीं आती, उसकी भाड़ा ले करके देख लो।
सर 200 पेट्रोल है। 200 रुपए है कहाँ से? अमृत भारत, बिहार से दिल्ली, पटना से दिल्ली से। मैं वही तो कह रहा हूँ, कई ठो अमृत भारत बना है। कह रहे हैं कि हम 200 ट्रेन अभी तक खोल चुके हैं। अभी कई ठो अमृत भारत बना, और इसको समझिए कि जितने वंदे भारत की बात छोड़ दो, जितना जनरल डिब्बा था उसकी डिब्बा घटा दी गई, और ठूस ठूस के लोग जाते हैं। और प्लेन की कीमत भाड़ा 18,000, 15,000, 17,000, 20,000, 22,000, 24,000। जब कोई बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, संकट आ जाए, डिजास्टर आ जाए, शादी हो, बाराती हो, पर्व हो, 20,000। जब जाना पड़े 20,000। कौन देगा 20,000? कौन देगा 15,000? अठारह ठो एयरपोर्ट खोले थे उत्तर प्रदेश में, अभी जेवर वाला भी, सब बंद हो गया। अभी जेवर तो ओपन कुशीनगर हुआ नहीं ही चल है। रहा, बाकी तो नहीं, टोटल बंद हो गया, एक ही चल रहा है। क्यों नहीं देख रहे हो? अभी तो गूगल है, चेक कर लो, 11 ठो में कई चल रहा है। अच्छा पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि 2014 में नया नया सोशल मीडिया आया था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया। अब तो विपक्ष भी तो वही कर रहा है। अब तो कौन, कोई विपक्ष नहीं करता। सोशल मीडिया पे सर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे तो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। भैया हम तो आज तक 1 रुपया नहीं दिए, भगवान की सौगंध। मैं आनंद मूर्ति जी को मानता हूँ, मैं आनंद मार्गी हूँ, 1 रुपया आज तक नहीं दिया। मैं आपकी बात नहीं हम तो आनंद मूर्ति जी को, आनंद मार्गी हूँ मैं साधना करता हूँ, आध्यात्मिक आदमी। ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये प्लेनेट है, ये स्टोन है, प्लेनेट है, 9 प्लेनेट है, साइंटिफिक है, दवाई खाते हैं। आप किसी चीज़ों से, किसी नेचर से, धूप का क्या था, मिट्टी पहले साबुन नहीं थी, तुलसी का क्या था, सारे फूल के पत्ते क्या थे, है। अच्छा पप्पू जी, मैं एक नेता का स्टेटमेंट बताऊंगा। 20 तारीख को आप पूछ रहे हो बार बार, तो आप रात में आपने क्या किया? आप बच्चों, आप प्राइवेट आदमी लड़कियों की कपड़े ची रहे हैं, लड़कियों की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ प्रोटेस्ट में, वो बेहद आपकी बहन और मेरी बेटी के साथ होता था, नई बात सी किसी की। तो आप मोदी करोगे? बिल्कुल, जिसकी बहन बेटी हो, आज तक कभी सुना था क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए आपने किसी प्रोटेस्ट में ऐसा सुना था क्या, कपड़े चीर रहे? सर। लेकिन महिला जर्नलिस्टों को भी, उनके साथ भी बदतमीजी की। मैं तो क्या कह रहा हूँ, जब आप जर्नलिस्ट भगवान है क्या, नेता भगवान है क्या? महिला नहीं, महिला आकर के बक बक करेंगी, नहीं, ये तो फिर वो महिला आकर के गाली देंगी। नहीं, गाली की सुनो ना, महिला आकर के गाली दे रही हैं, वो धक्का मुक्की हो रहा है, नहीं, लेकिन उसके उंगली तो नहीं दे रहा ना। कपड़े भी फाड़े गए थे पप्पू जी। भैया हम तो समझ में नहीं आ रहा है, जर्नलिस्ट भगवान नहीं ना है, महिला तो कॉमन नहीं, उसकी डिग्निटी तो होनी। कॉमन बच्चे, कॉमन की बात करता हूँ। जर्नलिस्ट की औकात क्या है, नेता की औकात क्या है, कुछ नहीं, हाँ, पदाधिकारी की औकात क्या है? लेकिन महिला का सम्मान तो होना चाहिए ना। भैया महिला का सम्मान, वीर, जब आप तो उठा के पटक के सीने पर मार रहे हो, और आप कपड़े चीर रहे हो, और प्राइवेट आदमी लाठी ठूस रहे हो, तो पप्पू जी दोनों गलत हो ना। लाठी ठूस रहे हो। आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप दोनों को गलत कहेंगे ना पप्पू। भैया नहीं कह सकता। अगर एक जैसे महिला को मैं महिला नहीं कहूँगा, वो लोग गाली गलौज करते हैं। तो महिलाओं की परिभाषा क्या है पप्पू जी? महिलाओं की परिभाषा है सीता, महिलाओं की परिभाषा है पार्वती, महिलाओं की परिभाषा स्वयंसु, महिलाओं की परिभाषा इरोम सर्विला, महिला की परिभाषा यूसुफजई मलाला, महिलाओं की परिभाषा सरोजिनी नायडू, झांसी की रानी। तो जो महिलाएं बच्ची लड़ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और आप किसी पर्टिकुलर संस्था की बात कर रहे हो जो सरकार के हाथ गिरवी है और सरकार की परिभाषा की बात कर रही है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो सोसाइटी को डायलूट कर रही है, बांट रही है, नफरत पैदा कर रही है। और जो 20-25 साल की इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट महिलाएं जो वहां पे थी, उनके साथ जो किया गया, वो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो 20-25 साल की जातीय उन्माद से भरा हुआ
पप्पू यादव की बेटी हो या बहन, वो स्वतंत्र प्रोफेशनल पत्रकार हैं या नेता, उन्हें अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। वो मुंह में ठूस के और उस तरह की परिवेश और परिस्थिति में आकर के आप अलग लकीर खींचोगे तो वहां आक्रोश है। पुलिस में आक्रोश नहीं न थी कि लड़कियों को ठूस रहे हो। अच्छा पप्पू जी, इसी पे मैं बताता हूँ, मैं उस दिन प्रोटेस्ट में था वहाँ पे, और मैं छात्रों के लिए पुलिस से लड़ गया। दिल्ली पुलिस के जवान और इंस्पेक्टर से लड़ते वक्त के मेरे पास मेरे फुटेजेस हैं, मेरे भी कैमरे तोड़े गए और मैंने सब कुछ देखा। लेकिन फिर भी जब मैं उसी भीड़ में खड़ा होता हूँ मुझे हैकल किया जाता है, ये भी तो गलत है ना पप्पू जी। हम भी अच्छा, मैं छात्रों की ही आवाज बन रहा हूँ और फिर मुझे ही हैकल किया जा रहा है, वो गलत नहीं है? नहीं, क्यों हैकल किया गया? सिर्फ कहा है क्योंकि भीड़, मैं वही कह रहा हूँ कि भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता ना पप्पू जी, मान ही नहीं सकता। तो भीड़ की कोई गलती नहीं होती। भैया एक बात बताओ ना, जब भगत सिंह पर जब आंदोलन हो रहे थे तब भी भीड़ थी ना, तो जालियांवाला बाग तो हुआ था। झांसी की रानी के समय भी भीड़ थी, महाराजा अकबर के समय में राजा छत्रपति शिवाजी के सामने में भी भीड़ थी। भीड़ तो हमेशा थी, महाभारत में भी भीड़ थी। मतलब आपका ये कहना है कि उन लोगों ने जो भी किया वो सारी चीज़ें सही है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा कि सही और गलत है। आप मूल्यांकन कर रहे हो, मैं तो मूल्यांकन के लिए बैठा नहीं हूँ। मैं तो पुलिस के और उस गुंडे की बात कर रहा हूँ जो पीट रहा है। पुलिस कह रहा मैं पुलिस हूँ, लेकिन पुलिस वालों को भी बुरी तरीके से पीटा गया है सांसद। एक बात सुनो ना, सैनिक तो बॉर्डर पे लिंचिंग करने की कोशिश की गई है। सैनिक तो बॉर्डर पे मारे ही जाते हैं। हम तो आए हैं। वो हमारे तो देश के सैनिक बच्चे को नहीं मारने हैं। वाले कौन होते हैं सर? सुनो ना, मैं एक बात बोलूं, थाने में गोलियां चलती है या थाने में कोई आज 1 रुपया मदद तनख्वाह बंद कर दो, 1 रुपया तनख्वाह को बंद कर दो, भर्ती करा दो, तो सैनिक को सिपाही को करा दो, करा के दिखा दो। तो सर अगर नेताओं के पेंशन और सैलरी हम बंद कर दें तो इस देश में कोई नेता बनेगा? मैं क्या, इस देश में कोई नेता बनेगा? आप जैसे एक आध लोग जो होंगे जो बनेंगे एकदम बनेगा, एकदम बनेगा, एकदम बनेगा, नेता बनेगा, याद रखना। लेकिन बिना तनख्वाह का कोई सैनिक सिपाही नहीं बनेगा, पदाधिकारी नहीं बनेगा, ये लिख लो। नहीं सर, मेरा ये कहना है जैसे कि मान लीजिए सांसद हैं या विधायक हैं, उनका आवास बंद कर दें, उनका जो ट्रैवलिंग भत्ता दिया जाता है वो बंद कर दें, ये सारी चीज़ें, उनकी तनख्वाह बंद कर दें, तब आपको लगता है कि कोई आएगा पॉलिटिक्स में? आज भी कम्युनिस्ट और बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजिकल लोग हैं जो 1 रुपया नहीं लेते हैं। कम्युनिस्ट अपना पैसा पार्टी को देता था, समाजवादी भी अपना पैसा पार्टी को देता था। तो पैसे लेते तो थे ना सर, सरकार से तो पैसा लेते थे, फिर वो कहीं भी दें, अपने में लगाएं, पार्टी में दें। आम आदमी को देता था, अपने पर ही लगाता था। ऐसे कैरेक्टर थे 90% MP MLA के। अब अलग हो गए। साउथ में एक MP MLA 200 करोड़ रुपया खर्चा करता है, इतने धनी हैं, उनको इस तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो उनके और भी तो सूरा सुंदरी सवाब कबाब में फंस चुके हैं नेता लोग। नेताओं का चरित्र गड़बड़ हो गया है। नेता सारे कुकर्म करते हैं, लेकिन जो ये भीड़ है, ये पूरे देश में आज पूसा में क्या हुआ, गुना में क्या हुआ, नासिक में क्या हुआ, बिहार के 7 जिले में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कोई उसका रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल आप कहीं पत्थर चलाओगे, लाठी चलाओगे तो कोई आक्रोश पे पत्थर चलाएगा। कहने का ये मतलब है सर कि मतलब जैसे 20 के बाद अगर आप देख रहे हैं तो जो चाहिए बच्चों को संयम बरतना चाहिए। बैठे हुए हैं ना, चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि तो सर पुलिस भी तो यही कह रही है कि आप 30 दिन से बैठे हुए थे, हमने कुछ आप पे आपने लाठी नहीं चलाई, लेकिन जब उपद्रव होगा तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना कोई सर। उपद्रव नहीं था, वो जा रहे थे, आप पहले से व्यवस्था कर देते। अच्छा पप्पू जी, मुझे बात बताइए, अगर एक बिना नेतृत्व की एक भीड़ अगर पार्लियामेंट पहुंचती है तो उसकी गारंटी कौन लेगा कि वहां पे कुछ उपद्रव नहीं मचेगा? और वहां कुछ उपद्रव मचता, पार्लियामेंट तो उस वक्त ही पहुंची थी अन्ना हंगामे का आंदोलन। बिल्कुल नहीं, रामलीला मैदान में हो रहा था पप्पू भैया, जी। नहीं, आपको तब नहीं पता, कई बार अलग अलग हिस्से से पार्लियामेंट आए थे, कई बार। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट की बात करता हूँ पप्पू जी। एक नेता है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आप अनशन करके सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोकतंत्र के लिए एक बहुत गलत नज़ीर पैदा करेंगे। आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? महात्मा गांधी
नहीं नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बाद में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लड़ाई में लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लड़ी जानी चाहिए, ना कि केवल आंदोलन के जरिए। आज़ाद हिंदुस्तान के से पहले से लेके आज तक जनतंत्र में हमारे पास आवाज़ देने के तरीके क्या हैं। लोहिया कहते थे कि जब संसद घूमी हो जाए और सड़क सूनी हो जाए तो समझना लोकतंत्र खत्म हो गया। ठीक है, आम आदमी के पास सिर्फ सरकार को झुकाने के लिए सिर्फ आवाज़ है, चरित्र है, चिंतन है, विचार है। भ्रष्टाचार आज तक मिटे क्यों नहीं? भ्रष्टाचार जहर में क्यों चला गया? पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक, जहाँ जाओ वहाँ पैसा, मोटेशन में पैसा, जमाबंदी में पैसा, जांच में पैसा, मरने के बाद आईसीयू में पैसा, मर गया तब पैसा, दवाई 100 गुना ज़्यादा, एजुकेशन 100 गुना ज़्यादा, आम आदमी पढ़ नहीं सकता। साढ़े 11 करोड़ 82 लाख आदिवासी है, 1.2% भी आदिवासी आज तक बीए नहीं कर पाया। 0.8%, 3% भी उसकी बेटी पढ़ नहीं पाई। प्रफुल्लित, आप उस स्टेटमेंट से सहमत हैं कि नहीं, जो उस नेता का जो स्टेटमेंट था कि अनशन से आप सरकार को दोनों जो अभी झुकाएंगे तो आपके वो सामने एक बात हमेशा याद रखिए, आप मरने छोड़ दो, आप तो मार ही रहे हो, गोली चला ही रहे हो, लाठी चला ही रहे हो, बेटी के कपड़े फाड़ ही रहे हो, आप सारे कुकर्म तो आप कर ही रहे हो। ये स्टेटमेंट पता है पप्पू जी किसका है? 2011 में राहुल गांधी जी ने संसद से दिया था। एक बात आप सुनो, तो वाजपेयी जी ने एक बात कही थी बहुत पहले कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। आप इस बात से सहमत हैं पप्पू जी? देखिए, बिल्कुल ठीक बात वाजपेयी जी ने कहा था, गलत नहीं कहा था। सरकारें एक सी होती हैं। राहुल गांधी दुनिया में पहला शख्स है जो 10,000 किलोमीटर पैदल चला दुनिया में। तूफान, बारिश, माइनस, और फिर दोबारा मणिपुर से गोवा बस से। आज के नौजवान 10 किलोमीटर चल के हमको दिखा दें। सर, लेकिन वो स्टेटमेंट की बात कर मैं क्या कर रहा हूँ समझो, किसी भी कीमत पर हमारा कई तरह के चरित्र हैं। सुभाष चंद्र बोस का चरित्र है, भगत सिंह का चरित्र है, क्रांति के बाद शांति, हरियाली उठा के देखो कब आती है, पीस कब है, लाल कब है। हमेशा इस दुनिया में वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा करके देखो, जब कोई भी चीज़ माइनस में जाता है, 100 में जाता है, तब पानी गर्म होता है। राहुल जी किस संदर्भ और किस परिस्थिति में बोले, अन्ना आंदोलन के वक्त मैं वही कह रहा हूँ, याद रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं पहला आदमी हूँ अन्ना आंदोलन को, मेरे सोशल मीडिया पर देख लो, मैंने उसी वक्त लिखा था ये चरित्र, ये गलत आंदोलन है। कोरोना में मैं घर घर घुमा, मेरे पास मास्क नहीं था, मैं सबको पैसा पहुंचाया, सबको गैस पहुंचाया, दवाई पहुंचाया। हमने देखा है आप तो हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, अन्ना हजारे आंदोलन को पहला आदमी था कि मैंने कहा था बिल्कुल गलत है। नोटबंदी में पहला आदमी था, मैंने कहा था ये तरीका और नोटबंदी भारत के लिए नहीं है। जहाँ ब्लैक मनी हो वहाँ नोटबंदी नहीं हो सकता। हमारा इकोनॉमी ब्लैक मनी पर सस्टेनेबल है। तो ब्लैक मनी होना चाहिए सर, हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल ही ब्लैक मनी पर थी और है आज भी। कहाँ चला गया? हमने कहा था पहले अपनी इकोनॉमी की पॉलिसी को चेंज करो। जब नोटबंदी आई थी, राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि कौन सी कंट्री सक्सेस हुई, कौन सी कंट्री सक्सेस नहीं हुई। जीएसटी में भी राहुल जी यही बात कहते। तो यदि राहुल सही, उन्होंने कहा कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नेहरू जी का चरित्र, नेहरू जी को अटल जी ने क्या कहा था, कौन सी उपाधि दी थी? लेकिन उन्हीं अटल जी के खिलाफ तो कई षड्यंत्र कांग्रेस ने भी किए थे ना, उनको अब प्रधानमंत्री। तो राजनीति का तो चरित्र भी होता है ना, अटल जी को तो इलाज के लिए राजीव जी भेजे थे, घर जाके सारे खर्च राजीव जी ने उठाए थे, सरकार ने उठाई थी।
लेकिन सर उस टाइम पे जो राजनीति अटल होती जी ने थी, इंदिरा जी के बारे में क्या कहा? तो सर वो राजनीतिक सूचिता आपको लगती है कि अभी बची हुई है? दोनों तरफ से मर्यादाएं तो दोनों तरफ से नहीं, तार अच्छा, तार की जा रही एक हैं। बात हमको बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, मनमोहन सिंह जी का रेनकोट और गाली क्या नहीं पड़ा था? और आज मैं इतना ही कहता हूं कि हर चीज मोदी जी ने प्रकाष्ठा पार कर दी। आप किसी भी चीज को उठा के देखो, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, किसी भी चीज को, और कंप्लीट रूप से भगवान को कंप्लीट रूप से सौदा करना, राजनीतिकरण करना, जो आस्था की चीज है, जो मेरी जिंदगी है, मेरे सांसों में है, मेरे जीवन का एक खूबसूरत प्रयास है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पप्पू जी एक सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो वो सूचिता उस टाइम पे ये रहती थी कि जो रहती थी वो आज के समय में आपको लगता रहेगी कि अगर कोई भी कार्य होता था तो अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे वो नेहरू जी हो, उनके अंदर इतना गट्स होता था कि वो एक दूसरे की तारीफ भी करते थे, पक्ष और विपक्ष की। आज के टाइम पे क्या लगता है कि जो सरकार है उसकी एक भी तारीफ या फिर एक भी सही काम सरकार का एक सही काम आप बताओ। मैं वही कह रहा देखिए, हूँ हम कि पत्रकार हैं, हम ये नहीं हम जा थोड़ी सकते। बताएंगे पुलवामा एक ऐसा काम लगता हो कि जो इस पुलवामा में सरकार क्या ने हुआ? सही किया हो। पुलवामा में क्या हुआ? एक सही काम बताओ सर 2015 पठानकोट हुआ, 2016 उरी में हमला हुआ, 2019 एक हमला नहीं है, पुलवामा हुआ, 38 हमला है, हाँ 2020 में 2025 में 38 हमले हैं। पहलगाम हुआ। सर लेकिन इस देश ने छोटे बड़े 32 हमले हैं। तो इस देश ने पप्पू जी वो भी दौर देखा है ना जहां हर साल एक मेजर शहर में बड़े बड़े बम धमाके हुआ करते थे। एक बात 4, 5, 6, 7, 8, एक 9, बात सुन लो 10। ना, एक बात सुन लो, इस देश में ये जितनी बड़ी बड़ी इफरो तिफरो दुनिया की जितनी आर्मी सशक्त है वो नेहरू जी से इंदिरा गांधी तक। बिल्कुल है। नेहरू जी के कोई- नेहरू जी के योगदान सुनो को ना या मेरी इंदिरा बात। जी को योगदान को कोई मनमोहन सिंह जी विदेश में कभी अमेरिका ने आंख नहीं दिखाया। ईरान मेरा स्वाभाविक दोस्त था, रूस मेरा स्वाभाविक दोस्त था, हमसे डॉलर नहीं मांगता था। आज भी तो इंडियन करेंसी नहीं में है। रशिया से ट्रेड हो रहा है। ना, कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। बोला आपको जैसे लेना वैसे लो। अमेरिका कहता है ऐसे लो, रूस से एक दाना लिया तो तुम पर 100% टैरिफ बैठा देंगे। और अभी तो ऑयल इंपोर्ट इस साल बढ़ गया है रशिया से। मैंने नहीं, खत्म, बंद बंद। चाइना और अमेरिका, यूरोप दोनों पाकिस्तान को ताकत दे दिया और पाकिस्तान तय कर रहा है कि हमको क्या करना है। और एप्स्टीन फाइल तो छोड़ ही दो, ये एप्स्टीन फाइल क्या है? मणिपुर आज तक क्यों चल रहा है 12 सालों से? आप क्या किए हो? एक मणिपुर को नहीं संभाल पाए, एक पेपर क्वेश्चन को नहीं संभाल पाए। बस सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ नफरत। आपको लोगों ने क्यों बनाया था? इकोनॉमी पर हम बात करना चाहेंगे। कितना कर्ज लिए हो? 68 बिलियन डॉलर। कहां है भारत? कितने कर्जदार है भारत? हमारी फार्मर्स की स्थिति क्या है? कहने का मतलब है कि जैसे हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट की तरफ आ जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल के लोग जो हैं अब एकत्रित हो रहे हैं, जिस टाइम पे क्या कहते हैं, क्या वो वेट कर रहे थे कि जब वो इंस्टा पे पेज बनाएंगे तभी आ करके अब सब लोग क्यों? तब तो आपको समझे नहीं है। आपको अगर उन्हें आंदोलन करना था तो उस टाइम पे ही वो भैया, हमको तो कुछ आपके बारे में आपके बारे में पता नहीं। आप क्या पढ़ते लिखते हो? जब हम चुनाव जीत के आए थे तो हम #रीनीट के लिए सबसे पहले ओथ में बोले थे। आपको कुछ नहीं पता, पैदा भी नहीं हुआ था ये लोग।
आपको कुछ भी नहीं पता, अंधेर नगरी चौपट राजा हैं आप लोग। राहुल गांधी कब से लड़ रहे हैं इस नीट्स को लेके, आपको पता है क्या? कब निकले थे? और फिर कोटा, उत्तराखंड और भारत कब गए थे? और रोजगार के मुद्दों पर राहुल गांधी कब से लड़ रहे हैं? विपक्ष के तमाम नेता जितने उग्र अब हुए हैं, उनका ये कहना है अब कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है क्या? ना, जब याद करो, जब हिंदी सी सेट हम पर गोली चली थी, धर्मेंद्र यादव हमारे साथ थे, पूरी समाजवादी पार्टी एक साथ थी, अडवाणी जी के हाथ से हमने बिल छीन लिया था सदन के भीतर। हिंदी भाषा के हिंदी सीसेट पर यूपीएससी में यदि हिंदी सीसेट नहीं आया होता तो उत्तर प्रदेश हिंदी के जो हमारे बच्चे टैलेंट थे वो IAS IPS नहीं होते। लेकिन सीसेट का मुद्दा तो आज भी है पप्पू जी, आज भी वो बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, वो सीसेट का मुद्दा ये लोग, लेकिन जिस सब्जेक्ट और जिस विषय को लेकर के हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो हम लोगों ने लड़के लिया था। हम तब भी उस मुद्दे पर थे, तब भी रेलवे वाला जब पेपर रिकॉर्ड हुआ था उत्तर प्रदेश का भर्ती, तो पटना से लेके इलाहाबाद तक जल गया था, तब भी पप्पू यादव थे। विपक्ष हमेशा आंदोलन में आप और राहुल गांधी हमेशा सड़कों पर है, हमेशा। राहुल गांधी अभी भी इसके हिस्से नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब, राहुल गांधी नीट्स के एग्जाम मैटर को लेकर के कोटा कब गए थे? 2-3 सवाल है पप्पू जी, बस 2-3 सवाल है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, बच्चों का प्रोटेस्ट है, वो चीज़ें एकदम सही है, उनका इस्तीफा मांगना भी जायज़ है और उनको इस विषय पे सरकार को आकर के बात करना चाहिए, वो भी एकदम करेक्ट है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हो गए जिन्होंने पूरा प्रोटेस्ट का माहौल गड़बड़ कर दिया। जैसे वहाँ से नारा क्या लगने लगा कि क्या कहते हैं, राम के पति सीता, यानी कि भगवान राम और सीता मैया, सीता के पति राम, ठीक है, उनको अपमानित किया गया। भगवान गणेश को वहाँ अपमानित किया जा रहा है। वहाँ पे और तमाम नारे, इस तरीके के नारे लग रहे हैं जो कि जो प्रोटेस्ट, वो राजनीतिक जो संघी जुबान है ना, संघी, ये आप लोग का गलत नेताओं का क्यों है कि पत्रकारों के ऊपर आप लोग किसी को भी क्यों इस तरीके से सर करते हैं? मेरी बात आप बोल ली, मेरी बात सुनिए। जब कुछ भी नहीं मिलता है, सही कहा था मांझी आप ही के लोग, भरत तिवारी में जब हम गए थे तो बोला एक भरत तिवारी मरा तो पूरे के पूरे देश का झाजी मीडिया और ब्राह्मण, सुनो ना यार, तो आप ही बोलो। मेरी बात मान लीजिए, मैं नहीं, पप्पू यादव अलग बात हो गई, मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूं। सर सुनो मेरी बात, देखिए मैं पर्सनली, मैं पहले मेरी बात सुनो, अब मैं पर्सनली आपके बारे में बता रहा हूं कि कुछ नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। मैं सही आप सही कह रहे हैं, आप पर्सनली प्रश्न ले लिया ना जी, पहले बोल लो फिर चुप रहो। आप पर्सनली तौर पे आजकल नेताओं की ये बात हो जाती है कि अगर कोई भी उनके पास मदद मांगने जाता है तो वो कहते हैं आप किस नहीं, पहले राम की बात ले लो, लेने दो जी, राम की बात ले लो। हाँ, आप उनको उसका बोलने मुझे दीजिए, आप उत्तर पूरा दीजिए। करिए। आप भरत तिवारी में गए, 5 लाख रुपये हमने दिया, पूरे देश के ब्राह्मण एक हो गए। उसके पहले भी इनकाउंटर हुआ। मांझी जी ने कहा कि जब कोई दलित मरता है तो आप उग्रवादी बना देते हो, हमला होता है, कुछ होते हो तो कहते ये लोग उग्रवादी थे। जब कोई मुसलमान मरता है तो आतंकवादी बना देते हो, लेकिन जब कोई ब्राह्मण मरा तो उसको शहीद कर रहे हो। ये बात मांझी जी ने कही, सुन लो मेरी बात। जब ये आंदोलन शुरुआत हुई, जिसमें लगभग किसी जाति धर्म के लोग की हो सकती है संख्या कम हो, अम्बेडकरवादी सोच के लोग, दलितवादी सोच के लोग और ईबीसी और कमज़ोर तबके के बच्चे, जनरल क्लास के कमज़ोर तबके, कोई भी जो वहाँ पर हैं, वहाँ पर किसी नेता की ये भाषा नहीं है। जो अम्बेडकरवादी विचार को मानते होंगे वो अपनी बात रखते होंगे, जो संत रविदास को मानते होंगे, कबीर को मानते होंगे, वो अपनी बात करते होंगे। सवाल वो नहीं है, कोई किसी को अपमान नहीं करता है, अपनी अपनी बात रखना। कभी कह दोगे कि झंडा पाकिस्तान का यहाँ लहर गया, कभी कह दोगे कि टेप बना लोगे, किसी से जाओगे 10 को लेके आओगे, उसका टेप बना लोगे, देखिए देखिए ये आंदोलन में क्या हो रहा है, देखिए देखिए। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए ना। आप लोग क्या करते हैं, अब देखना 1-2 दिन में कहीं दूर से बम किसी पटकवा देगा आरएसएस वाला, कहेगा दिल्ली खाली करो, देख लेना। तो भैया
सवाल आंदोलन का है। ये सब बकवास बातें मत करने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान के प्रति किसी की आस्था नहीं है। यदि आस्था होता तो अच्छा इंसान होता। सब के सब चोर, भगवान को मानने वाला चोर नहीं होगा, उन्मादी नहीं होगा, नफरत नहीं करेगा, काट मार नहीं करेगा, जातिवादी नहीं करेगा, हिंदू मियाँ नहीं करेगा। कोई भगवान हिंदू मियाँ नहीं किया था, कोई सिख ईसाई नहीं किया था, कोई जादव राजपूत तेली शाह नहीं किया था, कोई भगवान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया था। भगवान परशुराम छत्री के खिलाफ लड़े थे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। एक भी छत्री भगवान परशुराम को नहीं मानते हैं, एक भी छत्री। सर इस देश का एक भी बाबू साहब को दिखा दो हमको भगवान परशुराम को मानते हुए। इस देश का सिर्फ ब्राह्मण और थोड़ा सा भूमिहार समाज के लोग, ब्राह्मण टोटल भगवान परशुराम को मानते हैं, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ तलवार उठाए थे। सर ये इस उसको हम मानते हैं। सर इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने इस देश के आराध्यों को जातियों के नाम पर बांट दिया। हाँ, राम को छत्री कहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। कौन बोलता है? राम इस देश की 150 करोड़ की मैं जो आबादी पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आस्था का चेतना है सर, कौन बोलता है राम को छत्री? जो बोलता है गलत बोलता है सर। कृष्ण को ज्यादा कौन बोलता है? जो बोलता है गलत बोलता है सर। अर्जुन की बहन की शादी किससे हुई? कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई थी। और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से हुआ। रुक्मणी को हुआ तब अचंभा। बहुत ही अचंभा। वो तो रुक्मीण की बहन थी। किसकी बहन थी? रुक्मीण की अर्जुन बहन थी। की। अर्जुन तो भगाने के लिए गए थे। भैया अर्जुन की बहन थी, रुक्मीण की नहीं थी। और अर्जुन ने उसे अपनी बहन, उसकी शादी हुई। और सुभद्रा की शादी किससे हुई? अर्जुन से। तो मैं आप ही की बात मान लिया, तो जात तो नहीं था। तो वो जिसने ही बनाया था कि हमारा मुद्दा वो नहीं है। भैया मुद्दा तो आप लोग सुनिए ना, आप इन्होंने अभी क्या कह दिया? ये मुद्दा नहीं था। मुद्दा है नीट्स, बिल्कुल मुद्दा है पेपर लीक आउट। ये क्या लिया है? ये लेकिन वहीं पे हुआ प्रोटेस्ट। होता है घर में किसी का बनाव है, दियाद में बनाव है, बीवी से बनाव है, अलग अलग विचारधारा है कि नहीं? इसको आप बीवी और हस्बैंड में विचारधारा अलग अलग है कि नहीं? आप हाइपर हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फिर वही बात, इसको आप किस तरीके से देखते नहीं किसी तरीके से नहीं। जब अपनी विचारधारा कोई बोलता है उसमें मैं आस्था को प्रवेश नहीं कराऊंगा। मेरा मुद्दा है इस देश के बच्चों का रोजगार, इस देश के बच्चों का एजुकेशन, इस देश के बच्चों का पेपर, इस देश के बच्चों का एग्जामिनेशन पॉलिसी। बस बिल्कुल सही बात। पॉलिसी सही करो। लेकिन आपको लगता है कि ये आप एक एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल गवर्नमेंट से अलग करो, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, एक आयोग बनाओ। 1 लाख यदि है बच्चे तो 1,10,000 का एग्जाम लो, 20 लाख क्यों? हम गए किसी पिक्चर देखने और बालकोनी 20 आदमी की है, 20 तो सीट है, चले गए 200, तो हम तो ब्लैक में टिकट ले लिए। तो पॉलिसी कम कर दो, तो सर ऑनलाइन कर दो एग्जामिनेशन को। सुनिए, ऑनलाइन डिजिटलाइज कर दो नीट्स, एसएससी, बीपीएससी की पढ़ाई को आप दो। कोटा ना हो, अरबों रुपया खर्चा ना हो, मिडिल क्लास पढ़े, जनरल क्लास पढ़े, जाए, बोझ ना पड़े किसी बच्चों पर। मेरा तो मुद्दा यहाँ है, मेरा मुद्दा तो और कुछ है ही नहीं। पप्पू जी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन इन पार्लियामेंट ने जो एक 4 बदलाव की बात की है, उसमें से एक बदलाव है, जैसा आपने कहा कि 20 लाख बच्चों को पेपर क्यों देना अगर 1 लाख सीट है, तो उसको कम करने के लिए कह दिया गया है कि अब नीट के परीक्षाओं में अगली बार जो है वो एज लिमिट होगा, अटेम्प्ट लिमिट होगा, सीबीटी होगा पेपर, और नीट के पेपर को 2 टियर में करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस रिफॉर्म का समर्थन करेंगे? ये भगवान है क्या स्टैंडिंग कमेटी वाले? और स्टैंडिंग कमेटी किसके द्वारा तय होगा? सरकार के द्वारा। हम भी स्टैंडिंग कमेटी फर्टिलाइजर के हैं। स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सब सिगरेट पी रहा है कि नहीं? तंबाकू से कैंसर होगा, सब तंबाकू खा रहा है कि नहीं? बुरा मत देखो, हम सब लोग लड़की को देख रहे हैं कि नहीं? हम लोग कुकर्म कर रहे हैं कि नहीं? आपके हिसाब से कौन सा रास्ता निकालना चाहिए? जी, आपके हिसाब से एग्जामिनेशन को और एजुकेशन को स्वतंत्र चैनल दे देना चाहिए, जिसमें राजनीतिकों की कोई भूमिका ना हो। और वो जो वो बॉडी बनाए उसको रेस्पिरेटरी बॉडी को सुप्रीम कोर्ट के साथ जोड़ देना चाहिए।
और वो बॉडी के मेंबर कभी किसी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। चलिए, बिल्कुल बात सही है। और पप्पू जी, अब हम थोड़े से अब आपके बारे में बात करेंगे। खत्म करना चाहते हैं, हाँ, खत्म करिए अब आपके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और 10 मिनट समय दीजिएगा हमें। सर। सब लोग एक तो पप्पू जी के बारे में सब कहते हैं कि यार पप्पू जी गुस्सा बड़े जल्दी हो जाते हैं, तो पप्पू यादव को इतना गुस्सा क्यों आता है? चोर के चलते, ये समाज के चलते, जात पात के चलते, हिंदू मियाँ के चलते, ये ब्राह्मण भूमिहार राजपूत के चलते, यादव तेली सौ चौधरी के चलते। ये इंसान है, सब आदमी भगवान एक ही परिवार के हैं। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम आए हैं, तो हम जाति कहाँ से हो गए? हम हिंदू मियाँ कहाँ से हो गए? जब गेट पे एंटर कर रहे थे तब हमने वहां पे देखा ओम बने हैं, सभी धर्मों उसके के बाद- हाँ, आस्था के और न्याय का चिन्ह थे। मंदिर। तो मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग, मैंने एक कुछ वीडियो में भी देखा है, तो कौन से लोग यहाँ पे आकर के रुकते हैं। अरे आप, हमको क्या करना? नहीं, वही आप मुझे थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा भारत के आपको, सबके जितने कैंसर क्या सोच करके आपने उसको बनवाया है। 80 से कोई सांसद अपने घर में नहीं रखता है, पहली बात। कोई भी सांसद बाहरियों को आने नहीं देता है। सिख, ईसाई, जादव, राजपूत, तेली, सौ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर में हो तो पप्पू, उत्तराखंड में हो तो पप्पू, उड़ीसा में हो तो पप्पू, गुजरात में हो तो पप्पू, महाराष्ट्र में हो तो पप्पू, नियोजित में हो तो पप्पू, बाढ़ आए तो पप्पू, कोरोना आए तो पप्पू, तूफान हो तो पप्पू। एक कहावत है पप्पू। अच्छा, पप्पू नाम कैसा लगता है आपको? वो तो दादा ने, हमारी बड़ी माँ ने रखी, अच्छा, लेकिन और हमारा नाम राजेश संजय नारायण मूर्ति जी ने रखा। अच्छा, तो अगर मैं ये देखूं, और यदि अभी तो बात गुस्से की आई ना, पहले वो कर लेना, पहले वो कर लें। पप्पू यादव को क्यों गुस्सा आता है? सिस्टम के कारण, या बेईमान के कारण, या पदाधिकारी के कारण। हमें चुनाव जीत के भेजते हैं और हम दलाली करते हैं सदन में बैठ के। हम ऐश्वर्याम की जिंदगी जीते हैं, इश्क और मुश्क में फंसे रहते हैं। उठाओ। बड़े बेबाकी से आप बात करते हैं पप्पू जी। और एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे क्या रवि, क्या नहीं हो, जहां ना पहुंचे रवि हवा से पहले जाते हैं, तूफान से पहले पहुंचते हैं। वही तो एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, और जहां कवि भी नहीं पहुंच पाता है वहां पप्पू यादव जी पहुंच जाते हैं। बाढ़ हो, तूफान हो, कोई भी घटना दुर्घटना हो, पप्पू यादव हमेशा आगे रहते हैं। क्या प्रेरित करता है पप्पू यादव को करने के लिए? जी, सिर्फ इंसानियत, सिर्फ मानवता, सिर्फ गरीब की ज़िंदगी बदलना, आम आदमी की ज़िंदगी बदलना, आम आदमी की खुशी और मुस्कुराहट के अलावा पप्पू यादव को कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी। पूरी दुनिया खत्म हो जाए, इधर से उधर हो जाए, हम मिट जाएंगे, लेकिन किसी के आंख में आंसू नहीं देंगे। अच्छा, जैसे बारिश का टाइम फिर से आने वाला है, तो फिर से बुलेट, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें बाय बॉर्न है, वो बाय बॉर्न है। किसी को तरफते नहीं देखेंगे, भूखे नहीं देखेंगे। बस एक ये कहिएगा, क्योंकि देखिए ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है, ये मतलब 500 की नोट जो है एकदम कड़क कड़क करेंसी ऐसे यूं थमा देते हैं, मतलब कमाते नहीं है, ये आता कहाँ सबको से है? 50,000 से 20,000 से 50,000 1 लाख रुपया मदद करते हैं रोजगार करने। प्रभु कमाते कहाँ नहीं से हैं। आता है ये? जी, मुझको नहीं पता। इसको अदृश्य ताकत से पूछ लीजिए, कौन देता है, कहाँ से आता है, दे देते हैं। 9,000 बीघा बेच दिए पप्पू जी। अब तो कुछ है ही नहीं आप सोचे नहीं कभी कि सर, 100 बीघा भी अब नहीं है मेरे पास। कभी सोचे नहीं कि बचा ले थोड़ा सा? नहीं, कभी नहीं सोचेंगे भी नहीं। शरीर भी बिक जाएगा तब भी नहीं सोचेंगे। 100 गोली मारेगा तब भी नहीं सोचेंगे। अच्छा, पप्पू जी कांग्रेस के साथ उतना मेल खाता है उनका कि नहीं खाता मुझे नहीं पता, लेकिन पप्पू यादव राहुल गांधी के लिए हमेशा खड़े होते हैं। बिहार चुनाव में हमने देखा आपको कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ में थे, दिल्ली में थे, महाराष्ट्र में थे, आसाम में थे, बंगाल में थे। लेकिन राहुल गांधी से आपका खास लगाव है? नहीं, प्रियंका गांधी जी से बहुत लगाव है। राहुल गांधी जी को हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो बेबाक है, साफ सुथरे हैं। वो छल प्रपंच नहीं है, चालाक नहीं है, चतुराई नहीं है, धूर्तई नहीं है, दुष्ट ही नहीं है। तेजस्वी जी से क्यों नहीं पटरी खाती है? नहीं भैया, तेजस्वी जी आपको बड़ा 91 के बाद पैदा हुए हैं, और तेजस्वी जी लालू यादव के कारण जाने जाते हैं। अभी तेजस्वी यादव जी बर्थडे मना रहे हैं, पूरी दुनिया मार खा रही है, लड़कियों का पेपर फट रहा है और वो फोटो डाल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? आप बर्थडे मनाओ ना भाई, फोटो क्यों डाल रहे हो आप घर में? आप लोग कह रहा है संघर्ष करने, हम कहे का उसका नाम लें भाई? क्यों मैं उनकी चर्चा करूं? कभी मन उनको मौका मिला, हमको उनको क्यों चर्चा करें उनकी? क्यों हमको बैर होगा किसी से? कभी मन में टीस होती है कि अगर लालू यादव जी से आपका वो बढ़िया होता तो आज पप्पू बढ़िया यादव है, शायद बढ़िया रहता है लालू यादव से। सब अपने बच्चों को देखता है। बस उन्हीं लालू यादव ने भी किया, उससे कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं। कभी लगता है कि नहीं बिहार के मुख्यमंत्री तो मैं भी बन सकता था? सर, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकता भैया? बिल्कुल। पूरी दुनिया की मदद करता हूँ। मोदी जी ने 1 रुपया मदद नहीं किया।
अच्छा, बिहार सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए नेहरू जी ने बैरिस्टर थे, 11 साल जेल रहे, अपनी सारी संपत्ति दे दिया। सम्राट चौधरी को कैसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं? अच्छा, हम काहे का देखेंगे? जनता देखेगी कि हम देखेंगे? नहीं, आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं। लालू यादव जी एक नायक थे कर्पूरी ठाकुर के बाद। मैं लालू जी, रामविलास जी, शरद जी, नीतीश जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। अब कोई आदमी बिहार के लिए हित में नहीं है। अब एक तुरंत, अब ये लास्ट सेगमेंट है, रैपिड फायर करेंगे। मैं एक एक नेताओं का नाम लूंगा और एक एक शब्द में उन्हें डिस्क्राइब करेगा। शुरू करता हूं आपके पसंदीदा राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी, मैंने तो कहा ही, बेबाक है। और इस हिंदुस्तान को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल बिना किसी जाति धर्म मजहब के, बिना किसी पूरब पश्चिम के, वो सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और आम आदमी के लिए जीता। प्रियंका गांधी। सरल स्वभाव और बेबाक और बिल्कुल डायनेमिक और डैशिंग प्रेसिडेंट। एक नाम मैं दूंगा, गिरिराज सिंह। भैया खाना नहीं पचेगा। सोनिया गांधी जी। सर, माँ की तरह, माँ की तरह। नीतीश कुमार। अच्छे नहीं। आनंद मोहन सिंह जी, आनंद मोहन सिंह। उनकी अपनी तरीके हैं राजनीति करने के, उस पर मेरा कहाँ से कोई लेना देना। अरविंद केजरीवाल। सर, बहुत चालाक, बहुत चतुर। इस युग में इतने चालाक, चतुर और दिमागी आदमी बहुत कम है। तेजस्वी यादव। सर, मैं नाम भी नहीं जानना चाहता। प्रशांत किशोर। आजकल बिहार में बड़ी चर्चा है उनकी। मैं कोई चर्चा नहीं है, बहुरूपी है। सबसे इतना बड़ा जाहिल, जालिम, पैसे और सोशल मीडिया की बदौलत जिसका कोई अता पता नहीं, वो भी दुनिया को चाहता है तो कि बांकीपुर का रिजल्ट बता दीजिए, फिर क्या होगा? मुझको कुछ भी पता नहीं, जनता तय करेगी। मेरे पप्पू जी को सब पता होता है, पप्पू जी को कुछ नहीं पता हो बिहार में। सत्ता का खेल है, सत्ता के खेल को कौन जानता है। अच्छा, एक ये बता दीजिए चलते, मतलब कि पप्पू यादव जी की रूटीन क्या होती है? कितने बजे उठना होता है, फिर किस तरीके से, मतलब कहाँ कहाँ 1 बजे तक लोगों से मिलना होता है, 3 बजे, 5:30 बजे साधना करते हैं। योग भी कुछ? ना, साधना जी। उसके बाद कॉफ़ी, जनता से मिलना, आम लोगों से मिलना, भगवान से मिलना। चलिए, बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, हमने इतना समय दिया। और पप्पू यादव जी जैसे शायद बहुत कम नेता होंगे तो इतने बेबाकी से और खुलकर अपनी बात रखते हैं बिना किसी लाग लपेट के। और हम उम्मीद करते हैं आपको पप्पू यादव जी का ये बेबाक इंटरव्यू पसंद आया होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक बिहार के हमारे मित्र हैं और वो, उनका लोकसभा जो क्षेत्र पड़ता है वो दूसरा पड़ता है, और उनकी एक समस्या थी और उसको लेकर के वो कह रहे थे हमें मदद चाहिए। तो हमने कहा कि आपके यहाँ सांसद जी से कहो। तो जब वो सांसद जी से बात किए तो उन्होंने कहा कि देखो कहाँ के हो, किस क्षेत्र के? तो कहें आपके ही लोकसभा क्षेत्र के हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें के लिए देखिए हम नहीं कर पाएंगे, फ़ोन कट कर दिया। मैंने कहा कि तब एक काम करिए, पप्पू यादव से मिलिए, बहुत पैसा वैसा बांटते हैं, और उसके बाद वो मदद करेंगे कि नहीं। कहें कि यार जब हमारे क्या जिसके क्षेत्र कहें जब वही नहीं सांसद मदद कर रहा है तो पप्पू यादव क्या करेंगे। लेकिन पप्पू यादव जी के पास हमने भेजा, पप्पू यादव जी के पास वो गए। इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप मतलब किस क्षेत्र से हो, क्या नाम है और कहाँ से आए हो, बस ये बताया। काम पूछे होंगे। हाँ, काम क्या, तो कर काम पूछे, नाम पूछे, कहाँ से आए हैं। ये नहीं कि आप हमारी लोकसभा से हो या हमारे विधानसभा से हो, ये कोई जात नहीं। और उसके बाद खुद मदद किए और उसके बाद अपने एक इनके मित्र थे उनसे इन्होंने मदद करवाई है। तो हमारा ये कोई मतलब पहली बार मुलाकात नहीं है, पप्पू जी से मुलाकात होती रहती है। ये इनका अंदाज ही है जिस तरीके से ये अपनी बेबाकी के साथ रखते हैं बातों को, और मुझे पता है कि इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं निकल आते हैं बीच में। और अच्छी बात है, बेबाक है और बेबाक ही होना चाहिए, अनफिल्टर्ड होना चाहिए इंसान को। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किसी नेता से मिले तो उसका अनफिल्टर्ड अंदाज आप तक पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो। ऐसे ही और भी इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए एज न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।